बताने वाला हूँ कि अस्थमा का मैनेजमेंट कैसा होता है, यानी कि अस्थमा का इलाज किस तरह से किया जाता है। तो इसमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, यानी प्रिवेंशन क्या हो सकते हैं इसके लिए। तो मैनेजमेंट के लिए, अस्थमा के मैनेजमेंट के लिए इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक है ग्रीन जोन, एक है येलो जोन, एक होता है रेड जोन। ग्रीन से जाहिर रहते इसमें पेशेंट जनरली सेफ होता है, उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम होती नहीं है। येलो के अंदर कुछ सिम्टम्स, कुछ प्रॉब्लम उसके अंदर दिखाई, बीजिंग साउंड्स वगैरह, डिफिकल्टी ब्रीथिंग वगैरह की कंडीशन है, इस तरह से टाइटनेस वगैरह कुछ है। और थर्ड जो है रेड जोन है, जिसके अंदर सीवियरिटी, अस्थमा सीवियर होता है, सीवियरिटी के साथ होता है। तो ये 3 तरह के जोन है, ये आसानी के लिए बनाए गए मैनेजमेंट के लिए। अब बात करूँगा दोस्तों मैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है एक्यूट क्रोनिक प्रिवेंशन। एक्यूट यानी ये कम टाइम से है, एक्यूट यानी कम टाइम से है। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों बहुत ज़्यादा नहीं, ब्रोंकोडायलेटर, इनहॉलर या फिर दोस्तों नेबुलाइजेशन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है और पेशेंट खबर भी हो जाता है। और ऑक्सीजन की अगर थोड़ा सा उसको थेरेपी मिलती है, पेशेंट कवर होने के चांसेस होते हैं। इसके लिए स्टेरॉइड्स, इसके साथ ही हाइपर रेस्पिरेशनस को कम करेगी। और इसके अलावा ब्रोंकोडायलेटर टैबलेट के फॉर्म में, इसके अलावा इनहॉलर के फॉर्म में, नेबुलाइजेशन के फॉर्म में, इंजेक्शन के फॉर्म में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल की जाती है। अब बात करें दोस्तों क्रोनिक कंडीशन के अंदर भी दोस्तों कुछ अलग अलग मौके आएंगे, जैसे कि ओकेशनल एपिसोड से या फ्रीक्वेंट एपिसोड से या वेरी फ्रीक्वेंट एपिसोड से या क्रोनिक अस्थमा या सीवियर अस्थमा है। तो पहले 3 जो मैंने आपको बताया, ओकेशनल, फ्रीक्वेंट और वेरी फ्रीक्वेंट, तो इसके अंदर दोस्तों जनरली कुछ नहीं, इनहॉल बीटा एगोनिस्ट यानी ब्रोंकोडायलेटर, उसके साथ ही रेगुलर इनहॉल ब्रोंकोडायलेटर, स्टेरॉइड्स, उसके साथ ही दोस्तों रेगुलर ब्रोंकोडायलेटर, ऑक्सीजन, ये सब चीज़ों की इन सब चीज़ों से मैनेज किया जाता है। अब अगर क्रोनिक हो चुका है तो ऐसे में स्टेरॉइड्स और ब्रोंकोडायलेटर वगैरह का इस्तेमाल, ऑक्सीजन का इस्तेमाल। लेकिन अगर ये सीवियर हो जाता है तो बाकी वो तमाम चीज़ें जो कि मैंने आपको बताया, स्टेरॉइड्स है, बीटा एगोनिस्ट है यानी ब्रोंकोडायलेटर है, ऑक्सीजन है, उसके साथ ही दोस्तों मीथोट्रेक्सेट इसके अंदर ऐड होगा। तो इस तरह से अगर क्रोनिक है या सीवियर अगर ब्रोंकल अस्थमा है तो उसका मैनेजमेंट इस तरह से। ऐसे में दोस्तों ये अटैक की शक्ल में होता है, इसलिए इसका जो ट्रीटमेंट है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, ये लाइफ टाइम भी हो जाता है और ये प्रॉब्लम पेशेंट के लिए एक लॉन्ग टाइम के लिए बन जाती है और इसके लिए डॉक्टर से हमेशा रुजू रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब थर्ड चीज़ इस पर सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, प्रिवेंशन है। हम जिसको अस्थमा है तो कैसे, याद रखिए इसके 2 टाइप्स होते हैं। तो दोस्तों 2 टाइप, जैसे कि एलर्जिक और नॉन एलर्जिक। तो एलर्जिक अस्थमा अगर किसी को है और उसको पता है, क्योंकि मोस्टली केसेस 80% एलर्जिक होते हैं, उसको पता है कि इन चीज़ों से मेरे को एलर्जी है, वीदर हो, पोलन्स हो या फिर कोई डस्ट हो, फ्यूम्स हो, अगर उसको पता है कि मेरे को ये चीज़ की वजह से हो रहा है तो वो चीज़ों से प्रिवेंशन करें अपने आप को, मास्क का यूज़ करें। और इसके अलावा अगर आप सफ़र में हैं तो तमाम चीज़ों पे गौर करें, पोल्यूटेड एरिया के अंदर जाने से बचें और तमाम अपने आप को जो है इन सब चीज़ों से बचाएं करें। और आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है फूड एलर्जन से, कौन सी चीज़ है जो हमें हाइपर सेंसिटिविटीज़ कर सकती है। जैसे खानों के अंदर बात करें, बहुत सारे जो मेरी प्रैक्टिस में मैं कह सकता हूँ, चावल है बहुत अगर खाए तो उनको तकलीफ बढ़ जाती है, बैगन है, तो ऐसे पेशेंट्स को कुछ एक्सरसाइज जैसा कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि प्राणायाम वगैरह दिन में 25 टाइम्स, योगा की एक शक्ल है, 25 मरतबा एटलीस्ट उसको करना चाहिए। कुछ ऐसे मेडिकेशंस, ज़्यादातर इनहॉलर वगैरह मेडिकेशंस, आयाम, आईवी, ये सब चीज़ों का रोल होता है, इससे पेशेंट तकरीबन अच्छा हो। रेयर केस के अंदर दोस्तों ब्रोंकियल थर्मोप्लास्टी होती है, जो कि बहुत ही रेयर केस के अंदर ये सीवियर कंडीशन में की जाती है। दोस्तों ये था मैनेजमेंट अस्थमा के बारे में, मैंने बहुत ही शॉर्ट में बताने की कोशिश किया था कि आप लोगों को समझ में आए इस तरह से इसका मैनेजमेंट होता है। आई होप को समझ में आया होगा। क्लिप को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।